भाई मेरे को पता है वीएफएस वाली वीडियो देख रहे हैं, तो जो जो मैंने पॉइंट रखे हैं इस पे थोड़ा ध्यान दो। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो में, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने ट्रैवलर्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप मेरी पिछली 3 वीडियो फॉलो कर रहे हो जिसमें मेरा फ्रांस का वीज़ा लगा है, तो उसमें आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक बार मेरी फ्रांस ने एप्लीकेशन रिटर्न करी थी। रिटर्न का मतलब होता है कि भाई एम्बेसी को लगता है कि इसको क्या पता वीज़ा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से एप्लीकेशन एम्बेसी रिटर्न कर देती है कि भाई अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स करके दो, तभी हम कुछ डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। तो ये वीडियो है भाई मेरी पिछले 15 या फिर 15-17 दिन से वीएफएस की टीम से बात हो रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वीएफएस के स्कैम के ऊपर, जो कोरियर एश्योरेंस करके था। सब चीज़ों की बात करेंगे जो मेरी पिछले 15 दिनों में वीएफएस वालों से बात हुई है, उनके हेड से बात हुई, उनकी पीआर टीम से बात हुई है, सारी बात करेंगे। तो भाई मैंने वीडियो डाली, उसके जिस दिन मैंने वीडियो डाली उसके अगले दिन मेरे को फ़ोन आया वीएफएस से कि सर आपकी जो एप्लीकेशन रिटर्न आई थी 13 तारीख को, 13 अगस्त को आपने दी थी और 18 को रिटर्न आई थी शायद मेरी एप्लीकेशन, तो उसका एम्बेसी आपको एम्बेसी फीस रिटर्न करेगी। ये मेरी वीडियो डालने के तुरंत एक दिन बाद मेरे को फ़ोन आया था। मेरे को नहीं पता भाई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ भी है, पर एक दिन बाद फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा हमने आपको मेल कर दिया, उसमें अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह भर के हमको भेज दो। फिर उस दिन के बाद अगले दिन मेरे को वीएफएस की पीआर टीम का फोन आया कि सर आपने ऐसे ऐसे वीडियो डाली थी। तो मैंने कहा हाँ भाई डाली थी। तो कोरियर एश्योरेंस चार्जेस पे मैंने उनको सब समझाया कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी, और मेरे साथ ही नहीं मेरे कई दोस्तों के साथ हुई है। और उस वीडियो के बाद मेरे को काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने भी बताया है कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है दिल्ली वीएफएस में, और मेरे को पता नहीं है। तो मैंने ये सारी बातें उनको बताई। तो फिर उनका शायद 2 या 3 दिन बाद दोबारा कॉल आया था कि सर आप क्या फीडबैक देना चाहोगे वीएफएस को इसके बारे में, ताकि हम अपनी सर्विसेज इंप्रूव कर सकें। तो जनरल सा कॉल था, मैंने अपने फीडबैक बता दिया कि मेरी तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, मैं तो कम से कम 10-15 बार वीएफएस जा चुका हूँ अलग अलग देश के वीज़ा सबमिट करने, तो मेरी इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। मेरा तो बस ये था कि बिना पूछे कोरियर चार्जेस ऐड कैसे हुए हैं, और अगर आपने कोरियर करा ही नहीं बंदे को, बंदा खुद लेने गया है, तो फिर आपने उसके कोरियर चार्जेस रिफंड क्यों नहीं करे। फिर जो फॉर्म उन्होंने मेरे को भेजा था ईमेल पे जिसमें बैंक अकाउंट वगैरह बनना था, उसमें ऐसे लिखा था कि आप अपनी जो वीएफएस से स्लिप मिलती है एक वीज़ा पासपोर्ट सबमिट करने के बाद, उसकी कॉपी और एक कैंसल्ड चेक की कॉपी ईमेल में भेजिए, और वो सारा नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह जो भी होते हैं, बैंक की डिटेल। अब भाई मेरा वीज़ा जो रिटर्न एप्लीकेशन आई थी वो आई थी 18 तारीख को, और मैं वीएफएस गया था। मैंने उनसे पूछा था मेरी कोरियर चार्जेस रिटर्न कर दो। उन्होंने कहा आपको कोई चार्जेस रिटर्न नहीं मिलेंगे, आपकी जो क्या कहते हैं सारी फीस नॉन रिफंडेबल है। तो भाई वो मैंने पर्ची तो संभाल के रखूंगा नहीं, मैं क्या जिंदगी भर सारी पर्ची तो नहीं संभाल के रखता। तो वो तो पर्ची पता नहीं कहाँ गई भाई। उस दिन भी मैं जब कलेक्ट करने गया था उस दिन नहीं लेके गया था, मेरे फोन पे जो मैसेज आ रखा था कि आप कलेक्ट करने आ सकते हैं वही दिखाया था मैंने, मेरी खो गई पर्ची। और भाई आज के ज़माने में चेकबुक कौन यूज़ करता है? तो मेरे पास चेकबुक है ही नहीं, क्योंकि मेरी कोई ट्रांजेक्शन चेकबुक से होती नहीं। आज के ज़माने में जहाँ यूपीआई वगैरह फ़ोन नंबर से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन चेकबुक यूज़ कर रहा है? 1-1 लाख रुपए ऐसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा अमाउंट करना है तो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। तो चेकबुक मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों के पास होती है जो अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने मेल में यही लिखा कि भाई मेरे पास कोई भी मतलब चेकबुक नहीं है, और स्लिप मैंने संभाल के नहीं रखी, क्योंकि मेरे को वीएफएस में किसी बंदे ने इन्फॉर्म नहीं किया था कि सर आपकी एप्लीकेशन रिटर्न आएगी तो आपको पैसे आई है तो आपको पैसे वीज़ा फीस के रिफंड मिलेंगे। तो मेरे पास मेल आया था 26 सितंबर को कि अपना डिटेल्स भर के भेज दो। मैंने टाइम लिया थोड़ा और 29 सितंबर को अपना रिप्लाई कर दिया था। तो मैंने ये भी कहा था वीएफएस वालों को कि मेरे मेल्स के रिप्लाई नहीं आते हैं। तो इस बार भी वही चीज़ हुई कि मेरे मेल का रिप्लाई तो भाई इस बार भी नहीं आया। ऑटो जनरेटेड मेल ही आया कि सर आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को कोई ऐसा मतलब रिफंड का मेरे को था ही नहीं, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अब होते 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 6-7 दिन हो गए, तो मैंने वीएफएस की पीआर टीम से जिनसे मेरी बात चल रही थी, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा अपने मेल का कि सर देख लो आज तक इनका रिप्लाई नहीं आया है मेरे पास कुछ भी। फिर ये मैंने जैसे ही उनको भेजा तो अगले दिन उनका कॉल आया कि मैं आपकी वीएफएस की टीम से बात कराती हूँ, दिल्ली में जो हेड है उनके, तो उनसे बात करा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बात करी, कुछ 25-1 मिनट बात चली होगी। अब मैं आपको बताता हूँ किन किन टॉपिक पे बात चली। भाई पहली तो मैंने कहा मेरे जो रिफंड का मेल मैंने किया है उसका रिप्लाई नहीं आया कि कुछ कि सर हम आपका रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर सर हम बिना चेकबुक के रिफंड प्रोसेस नहीं कर सकते, या कुछ भी। मतलब एक ऑटो जनरेटेड मेल आया था मेरे पास बस। अब बंदे ने मेल कर दिया, उसको बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसका रिफंड प्रोसेस हो गया है? हालांकि मेरे से तो डायरेक्ट बात हो रही है उनकी, तो उन्होंने कहा सर आपका तो रिफंड हमने प्रोसेस करा दिया है,
पर अगर कोई नॉर्मल बंदा है वो कितने कॉल करेगा, कितने क्या करेगा कि रिफंड प्रोसेस हो जाए। तो इस बात का तो मेरे को अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, क्योंकि जब मैंने रिटर्न एप्लीकेशन के लिए भी मेल करे थे तो ऑटो जनरेटेड मेल्स ही आए थे मेरे पास कि सर आप आके कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो, मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाले मेल थे। एक बंदा कोई स्पेसिफिक मेल करता है तो उसका स्पेसिफिक रिप्लाई होना चाहिए, जो कि उस टाइम भी नहीं आया था और इस टाइम भी नहीं आया। चलो ठीक है, इतना इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर आने चाहिए, मैंने यही कहा। और इनका एक कॉमन नंबर है, वीएफएस फ्रांस ले लो, कोई भी ले लो वीएफएस, जो कि है मुंबई का नंबर होता है, कॉल सेंटर का नंबर है एक तरह से वो। अब कॉल करो तो सीधा कॉल सेंटर में फोन लगती है, भाई उनको पता ही नहीं वीएफएस दिल्ली में क्या चल रहा है, वही अपने वो रटी रटाई लाइन बताएंगे आप लोगों को कि सर आपकी ये करना ये करना। अब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो मैंने ये भी फीडबैक शेयर किया कि भाई हर वीएफएस का अपना अलग नंबर रखो, ताकि बंदा वीएफएस दिल्ली में सबमिट करके आया तो दिल्ली में ही फोन मिला है और उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। तो फिर ये वाली बात हो गई। अब आते हैं मेन बात, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कोरियर एश्योरेंस चार्जेस पे। मैंने कहा सर ये कोरियर एश्योरेंस चार्जेस, ये मेरी दिक्कत तो ये थी भाई, आपकी एडिशनल सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं, एडिशनल सर्विस है, क्या पता कई बंदे लेते भी हों। मेरी दिक्कत ये थी कि सर बिना पूछे ऐड करेगा मेरे को, और कोई दिक्कत नहीं, कोरियर एश्योरेंस लगाओ, चाहे 7,000 रुपये कोरियर एश्योरेंस लगा दो, मेरे को क्या दिक्कत है, पर मेरे से बिना पूछे अगर कोई चीज़ ऐड करी जाएगी तो उसमें मेरे को दिक्कत है। तो उन्होंने कहा सर हम आपको ये भी बता देते हैं कोरियर एश्योरेंस चार्जेस होता क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने व्यूअर्स को बताने में मेरे को काम आएगी। तो मैंने कहा सर बता दीजिए क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि कोरियर एश्योरेंस होता है, जैसे आपका पासपोर्ट कहीं पे लॉस हो गया या फिर डैमेज हो गया तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ये उनके वर्ड्स हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा जिससे कि आप नया पासपोर्ट बनवा सकें। अब जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो उन फोन पे ही था मैं उस टाइम, तो मैंने कहा सर सर्टेन अमाउंट क्या है, नया पासपोर्ट तो 1500 रुपये में बन जाता है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि 770 रुपये दे के आपको 1500 रुपये दे देंगे कि जाओ भाई नया पासपोर्ट बनवा लो। तो मैंने कहा सर सर्टेन अमाउंट मेरे को पता करना है कि सर सर्टेन अमाउंट क्या होता है। अब जो बंदा मेरे से फ़ोन पे बात कर रहा था वो ऑपरेशनल हेड था वीएफएस के, तो उनको भी नहीं पता था कि सर्टेन अमाउंट कितना होता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम लो, मेरे को बताओ सर्टेन अमाउंट कितना होता है, क्योंकि आज तक किसी ने पूछा ही नहीं होगा उनसे सर्टेन अमाउंट कितना होता है। तो मैंने कहा टाइम लो। तो इस बात को हो चुके हैं, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ किस दिन मेरे से बात हुई थी। मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग तो करता नहीं हूँ, जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना मत मानो भाई। तो मेरे से बात हुई थी 5 अक्टूबर को उनकी, और मैंने पूछा था सर मेरे को सर्टेन अमाउंट बता दीजिए कितना होता है। और आज वीडियो शूट हो रही है, आज है 13 अक्टूबर। तो उन्होंने कहा हम बता देंगे। मेरा सर्टेन अमाउंट पूछने का मकसद ये था कि भाई आगे से कोई अगर कोरियर एश्योरेंस चार्जेस लेता है तो उसको लगना चाहिए हाँ भाई वर्थ है, कि मतलब अगर 700 रुपये कोई दे रहा है तो मेडिकल इंश्योरेंस में भी उसके क्लेम्स $50,000 तक क्लेम होता है इंटरनेशनल, जब मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो आप। तो अगर 700 रुपये दे के आपको कम से कम भाई, अब जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने मेडिकल इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था। तो मेडिकल इंश्योरेंस का क्या सिस्टम होता है भाई, आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, अब दूसरे देश में आप जाके बीमार हो जाते हो, कोई दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, तो जितना हॉस्पिटल का बिल आता है उतना वो जो क्लेम वाली कंपनी है वो आपको क्लेम देती है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता मेडिकल का। पर कोरियर एश्योरेंस में भाई एक चीज है कि अगर आपका कोरियर गुम होता है या फिर डैमेज हो जाता है तो एक ही चीज होएगी कि आपका पासपोर्ट खराब हो गया, अनयूजेबल हो गया, जो कि एक ही चीज हो सकती है कि आपका पासपोर्ट अनयूजेबल हो गया भाई, ठीक है, आपका पासपोर्ट खराब हो गया। तो इसमें तो यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को तो कुछ क्लेम दे रहे हो, किसी को कुछ क्लेम दे रहे हो। इसमें मेरे हिसाब से एक फिक्स्ड क्लेम रखा जा सकता है कि आपको इतना ही मिलेगा, पर वो अभी तक नहीं है, फिक्स्ड क्लेम नहीं है। आपको वीडियो में आगे पता चलेगा किस हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा। तो इसका भी थोड़ा क्लियरिटी करना जरूरी था कि मेडिकल इंश्योरेंस में हर बार $50,000 नहीं मिलते, वो जितना हॉस्पिटल का बिल आता है वो उतना पे करते हैं, पर उसमें आपकी कोई भी बीमारी हो सकती है। पर इसमें कोरियर इंश्योरेंस में तो एक ही बीमारी होगी भाई कि पासपोर्ट आपका खो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, तो एक ही चीज हो सकती है पासपोर्ट डैमेज, बस इस केस। कम से कम इतना अमाउंट तो मिलना चाहिए कि भाई आपकी पूरी ट्रिप कॉम्पनसेट हो जाए, या फिर जैसे मान लो कि मेरी पूरी ट्रिप थी, पासपोर्ट बनने में जितना टाइम लगा, मेरे 4-5 लाख की ट्रिप थी, तो मेरे 4-5 लाख सारे वीएफएस कॉम्पनसेट करें, इतना होना चाहिए इंश्योरेंस। तो मैंने इसलिए पूछा था कि कोरियर एश्योरेंस में आप कितना क्या करते हो। फिर दूसरी बात थी भाई कि अगर किसी की एप्लीकेशन रिटर्न आती है, हालांकि एप्लीकेशन आती है भाई 10,000 पासपोर्ट जब सबमिट होते हैं, उसमें से भाई मुश्किल से 0.1% लोगों की एप्लीकेशन रिटर्न आती होगी। गलती से मैं फंस गया कि मेरी आ गई और उस पर वीडियो बन गई। तो मैंने कहा सर मेरे को वहां जाके लेना पड़ा यार अपना पासपोर्ट, और उस एप्लीकेशन में मेरे कोरियर एश्योरेंस चार्जेस भी इंक्लूडेड थे और कोरियर चार्जेस भी इंक्लूडेड थे, तो वो मेरे को रिफंड क्यों नहीं दिए गए। तो उन्होंने कहा सर ये रिफंडेबल नहीं है, ये वो जो भी बोला, मेरे को आज तक वो चीज़ समझ में नहीं आई है भाई। एक बात बताइए कि जैसे मान लो किसी ने फ्लाइट कराई भाई, ठीक है, फ्लाइट उड़ी ही नहीं एयरपोर्ट से, फ्लाइट कैंसिल हो गई भाई, ठीक है, और वो फ्लाइट वाले कहते हैं सर ये फ्लाइट चार्जेस तो नॉन रिफंडेबल हैं, चाहे फ्लाइट उड़े चाहे ना उड़े। तो बात तो यही होगी, चाहे सर हम कोरियर करें चाहे ना करें, आपको कोरियर चार्जेस तो आपके गए, तो बात तो यही होगी। तो उस चीज़ का आज तक क्लियरिटी नहीं मिले। खैर ये तो 0.01% चीज़ है कि आपको वहाँ जाकर कलेक्ट करना पड़ेगा, पर अगर जब फ्लाइट नहीं उड़ती है तो फ्लाइट के रिफंड मिलता है। जो चीज़ सर्विस ही नहीं मिली आपको, उस चीज़ की
आप कैसे मतलब पैसे चार्ज कर सकते हो यार किसी से। अब उन्होंने बातों में ये भी कहा था कि कोरियर एश्योरेंस चार्जेस होते हैं सर, अगर हमसे पासपोर्ट डैमेज हो जाए या फिर एम्बेसी आते जाते वक्त डैमेज हो जाए तो भाई उसको इंश्योरेंस चार्जेस नाम रखो, उसका कोरियर एश्योरेंस चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि भाई कोरियर जब हम करेंगे उसकी एश्योरेंस है, कोरियर तो कभी हुआ ही नहीं मेरे पास वो वाली एप्लीकेशन, तो उसके चार्जेस क्यों नहीं रिफंड मिल रहे। छोड़ो इस बात को भी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि 770 रुपये और 400-500 कोरियर के लेते हैं लोग तो 1200 रुपये में ऐसी कोई बात हो नहीं रही। पर मैंने एक एग्जांपल दिया कि फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो चीज़ें रिफंड मिलती हैं, कोई ऐसा रूल नहीं होता फ्लाइट उड़े चाहे ना उड़े भाई आपको पैसे तो आपके गए। ये थोड़ी ना सिस्टम होता है जब सर्विस ही नहीं मिली किसी चीज़ की। जब एम्बेसी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एम्बेसी ने मेरा पासपोर्ट प्रोसेस ही नहीं करा, मतलब उन्होंने मेरा पासपोर्ट प्रोसेस ही नहीं करा, मेरे को सर्विस ही नहीं दी, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन फीस रिटर्न कर दी। और जबकि कोरियर हमको हुआ ही नहीं तो कोरियर के क्या चार्जेस भाई। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब था। अब ये सारी बातें हो गई तो मैंने आखिरी में वीएफएस वालों को ये भी कहा कि सर बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कस्टमर से आप उसके रिव्यू ले रहे हो, अगर शिकायत आई है बाय द वीडियो आई है, खैर शिकायत मेरे को नहीं पता नॉर्मल बंदों को कैसे अटेंड करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आपको फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना है तो आखिरकार आपको वीएफएस के पास जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मेरे से सलाहें ली, पर देखते हैं उस पर कितना अभी काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी एक देश का वीज़ा अप्लाई किया है, वो भी पहले वीएफएस के पास था, वीएफएस रशिया, मैंने अपना हटा दिया वीएफएस से, लेबनान ने अपना हटा दिया वीएफएस से, शायद स्पेन भी पहले वीएफएस के पास था, उन्होंने भी शायद हटा दिया है, बीएलएस के पास है स्पेन भी। तो फिर ये शायद कुछ ना कुछ अगर सर्विस नहीं सुधारते हैं तो फिर इन पे फर्क तो पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि रशिया हटा चुका है, लेबनान हटा चुका है, शायद स्पेन भी हटा चुका है। एक जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं कह रहा हूँ कि हर वीएफएस का अलग कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, वो होना चाहिए भाई। हम कोई मतलब नॉर्मल कोई फ़ोन रिचार्ज के लिए फ़ोन नहीं कर रहे हैं, पासपोर्ट वीज़ा का मैटर है तो हम किसी कॉल सेंटर पे फ़ोन नहीं करना चाहते, हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब अगर मेरे पास एक्यूरेटली दिल्ली वीएफएस का नंबर होता, मैं कम से कम उनको फ़ोन करके बता सकता था कि भाई मेरे पास एम्बेसी से 5-6 बार कॉल आ गया, मैं उठा नहीं पाया, आप उनको मेल डाल दो। अब मीडिएटर इसी चीज़ के लिए तो हो, तो फिर अगर फ़ोन नंबर ही नहीं होगा हमारे पास तो हम क्या कॉल करें, कॉल सेंटर वालों को क्या बताएं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता वैसे भी। तो फिर इस बात को हो गए 8 दिन और मैंने वीएफएस वालों से कहा था कोई दिक्कत नहीं है, आपने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं मेरे को। तो उन्होंने एक चीज़ और क्लियर करी कि सर अगर आपकी एप्लीकेशन रिटर्न आती है तो आपको बाय हैंड ही आके कलेक्ट करनी होती है। कई बार एम्बेसी रीज़न बताती है, कई बार एम्बेसी रीज़न नहीं बताती है, पर आपको आके बाय हैंड ही कलेक्ट करनी है। मैंने कहा भाई मेरे को बाय हैंड कलेक्ट करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैंने जब मेल किया है कि भाई मेरे को कोरियर करो, उसका रिप्लाई भी तो आना चाहिए कि सर हम कोरियर नहीं कर सकते, ये रिप्लाई आना चाहिए कि कोरियर नहीं कर सकते। बार बार ऑटो जनरेटेड मेल वही आ रहा है कि भाई आप आके कलेक्ट कर लो, आप आके कलेक्ट कर लो, आप आके कलेक्ट कर लो। मैंने जब मेल किया है कि भाई मेरे को कोरियर कर दो तो एक मेल आना चाहिए सर हम कोरियर नहीं कर सकते। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ, मेरे पास 1.5 महीने बाद फ़ोन आता है कि सर आपकी एम्बेसी फ़ीस रिटर्न हो रही है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि एम्बेसी जो है, स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है, वो तुरंत कह देती है कि अगर एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई है तो फीस रिफंड कर दो। पर उन्होंने कहा है कि फ्रांस की एम्बेसी हमको थोड़े दिन बाद बताती है कि कब फीस रिफंड करनी है। तो ठीक है भाई, अब कम से कम ये पता चल गया अगर आप में से किसी की एप्लीकेशन रिटर्न आती है तो फीस 100% रिफंड होती है, कोई 99 का चक्कर ही नहीं है इसमें, फीस रिफंड होती है। अब ये वीएफएस वाले चाहे कुछ भी बोले पर फीस रिफंड होती है, आज ये पता चल गया। तो मैंने आखिरी में उन्होंने कहा था कि सर हमने आपको चीज़ें क्लियर करी हैं तो क्या आप अपनी पिछली जो वीडियो है उसको टेक डाउन कर सकते हो जब तक ये वाली वीडियो ना आए। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल टेक डाउन कर सकता हूँ, पर आप मेरे को वीएफएस जो ये कोरियर एश्योरेंस चार्जेज है इसका अमाउंट बताओ कि कितना मिलता है। 8 दिन हो गए थे, आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया था मेरे पास, अभी तक मेरे पास रिफंड भी नहीं आया है मेरी फीस का। तो 8 दिन होने के बाद आज मेरे पास मैसेज आया वीएफएस की पीआर टीम से कि सर आपने कहा था वीडियो टेक डाउन करोगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कहा था। मैंने ये भी कहा था कि आप मेरे को कोरियर एश्योरेंस चार्जेस बताओगे कितने मिलेंगे, बंदे का पासपोर्ट लॉस्ट होता है तभी मैं टेक डाउन करूँगा। मेरे पास 8 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया, फीस भी अभी तक रिफंड नहीं आई है। तो उनका रिप्लाई मेरे पास आया कि कोरियर एश्योरेंस चार्जेस दिस इज एन ऑप्शनल सर्विस विच इज एड ऑन टू रिटर्न ऑफ पासपोर्ट। टू रिटर्न ऑफ पासपोर्ट सिर्फ कोरियर पे लागू होता है, एम्बेसी पासपोर्ट भेज रहा है वीएफएस, वो उनकी जिम्मेदारी है शुरू से ही। दिस सर्विस ऑफर्स कस्टमर्स एन ऑप्शन ऑफ एग्रीड कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ डैमेज्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग रिटर्न ऑफ पासपोर्ट। तो एग्रीड कॉम्पनसेशन का मतलब होता है भाई कि आप वीएफएस में जाओगे, भैया उन्होंने आपका पासपोर्ट खो दिया या डैमेज कर दिया, कुछ भी कर दिया, आप उनसे एक एग्रीमेंट पे आओगे कि हाँ भाई इतने मेरे को चार्जेस आप दो क्योंकि आपने मेरा नुकसान किया है। अब वो चार्जेस मिनिमम 1500 तो हो ही सकते हैं क्योंकि भाई वो तो पासपोर्ट बनाने की फीस है, और मैक्सिमम आप कितना ही लॉयर करके कितना ही चार्जेस ऊपर तक लेके जा सकते हो। पर मेरे को नहीं लगता भाई कि अगर फिक्स अमाउंट नहीं है तो बिल्कुल कुछ फ़ायदा है इस चीज़ के लेने का, क्योंकि वो आपको 1500 में भी टरका सकते हैं
और आप लेने को भाई 1.5 करोड़ भी ले सकते हो कि भाई मेरी तो बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग थी, लंदन जा रहा था मैं, तो ऐसे ऐसे जा रहा था और इन्होंने मेरा पासपोर्ट खो दिया, तो मेरे 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ, इस चीज़ की भरपाई वीएफएस करेगा। क्योंकि ये सब आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपको सबूत पेश करने पड़ेंगे। सब वीएफएस आपको जाती है तो 1.5 करोड़ निकाल के दे नहीं देगा। 1.5 करोड़ क्या भाई, 1.5 लाख भी नहीं निकाल के देगा कि लो सर आपके 1.5 लाख रुपए, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट इनका कुछ भी नहीं है। आपको एक मैटर कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। तो अगर आप वो सब कर सकते हो तो कोई एश्योरेंस चार्ज जरूर लीजिए। पर अगर आप नॉर्मल बंदे हो मेरी तरह जो घूमने जाता है, कोई एश्योरेंस का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इतने तो वकील पैसे ले लेगा जितने हमको कॉम्पनसेशन में देंगे। फिर मैंने कहा था मेरा रिफंड भी अभी तक नहीं आया है 8 दिन बाद। तो फिर उन्होंने कहा रिफंड टाइम इज 15 to 20 days एज पर चैट विद जो वीएफएस टीम का हेड था, उनका नाम लिखा है 15 से 20 दिन। ठीक है, 15 से 20 दिन भी मान लेता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर तो लिखा है 10 to 15 डेज, पर नीचे करेक्ट करके 15 से 20 कर दिया, क्योंकि मैंने रिप्लाई 29 सितंबर को करा था। आज 13 अक्टूबर है, तो 13 + 2 15 तो हो चुके हैं। देख लेंगे भाई, अगले 5 दिन में अगर रिफंड मिल जाता है वीएफएस से तो मैं स्टोरी पे लगा दूंगा। तो इस वीडियो के एंड में क्या बताना चाहूँगा मैं कि एप्लीकेशन अगर आपकी रिटर्न आती है एम्बेसी से तो आपको वीज़ा फीस वापस मिलती है। मेरे हिसाब से किसी भी एम्बेसी से अगर आती है तो आपको वीज़ा फीस लगभग एम्बेसी वापस करती ही है। ठीक है, और मैंने काफ़ी एजेंट से बात किया, उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रिटर्न आई हो। ऐसा भी बहुत कम लोगों के साथ हुआ है, किसी ने मेरे को कहा ही नहीं कि आज तक उनकी रिटर्न आई है। पता नहीं भाई, मैं ही पहला बंदा हूँ क्या। दूसरी बात हमको पता चल गई, कोरियर एश्योरेंस चार्जेस अगर आप लेना चाहते हो तो अपना वकील तैयार रखना, क्योंकि मिनिमम से स्टार्ट करेंगे वीएफएस वाले। मैक्सिमम आप जितना कोर्ट में केस डालना चाहो उतना आप डाल सकते हो कि हमको इतना चाहिए। तो अगर आप वो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मल ट्रैवलर हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है लेने का। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, खैर मेरी वीडियो देख ही क्यों रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपके लॉयर्स वगैरह बहुत सारे होंगे, तो आप अच्छे से सू कर सकते हो अगर आपने कोरियर एश्योरेंस चार्जेस लिया है और पासपोर्ट गुम हो गया है। अगर आपका मेल पे रिप्लाई नहीं आता है वीएफएस से बहुत दिनों तक, तो मेरे को मेल्स फॉरवर्ड कर सकते हो आप। मेरे ईमेल आईडी नीचे लिखिए भाई। अगर ऐसे मतलब मेरे पास बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं, या फिर अभी भी कोरियर एश्योरेंस चार्जेस बिना पूछे अगर लगा रहे हैं वीएफएस वाले, तो मेरे को आप स्लिप की कॉपी भेज सकते हो। तो मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके मैं भी 1-2 महीने 4 महीने बाद अगर मेरे पास बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं तो एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि वीएफएस वालों ने कहा है हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। सर आपको ये बात कही थी, सर आपको जिस बंदे ने अटेंड किया था वो वीएफएस में नया था, उसको नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अगर ये इम्प्रूव करते हैं अपनी सर्विस तो बहुत अच्छी बात है। तो बस इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो अब मिलते हैं कल।